फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड में क्या क्या नए अपडेट आया हुआ है और क्रोएशिया में शेनेगन में ऐड हो जाने की वजह से क्या नया अपडेट आया हुआ है और आपका VFS में फाइल सबमिट करने के जाते हैं तब आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आपकी भाई की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जेથી मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोलैंड के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले अपडेट, पोलैंड में कुछ टाइम से अपॉइंटमेंट साउथ और नॉर्थ के लिए ब्लॉक हो रखी थी, लेकिन अभी मई, जून, जुलाई तक आपको अपॉइंटमेंट मिलने वाली है। अभी स्लॉट ओपन हो गए हैं, आप अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट आपको अभी जल्दी मिलने वाली है। पोलैंड में सैलरी की बात करें तो पहले बेसिक सैलरी 3010 थी, वो इंक्रीज होके 1 जनवरी 2023 में वो मंथली सैलरी 3490 पॉलिश जिलोटी हो गई है। वो जुलाई में और बढ़ने वाली है, वो सैलरी आपकी 3600 पॉलिश जिलोटी होने वाली है। वो जनवरी में 373 पॉलिश जिलोटी बढ़ी थी और जुलाई में और 67 पॉलिश जिलोटी एडिशनल होने वाली है। पोलैंड में सबसे पहले वर्क परमिट में स्टैंपिंग होके आ रहा था, अभी जो वर्क परमिट आता है वो बिना स्टैंपिंग के आ रहा है। तो पहले वर्क परमिट इश्यू होता था या बाद में उसको एम्प्लॉयर स्टैम्प करने के बाद ही आपको भेज रहे थे, लेकिन अभी बिना स्टैम्प के डायरेक्ट एम्प्लॉयर आपको भेज रहा है। तो इसलिए इसी वजह से आपका वर्क परमिट स्टैंपिंग नहीं आ रहा है। अब बात करें पोलैंड में PCC एपोस्टाइल चाहिए होगी या नहीं। तो पोलैंड में PCC आपको बिना एपोस्टाइल भी चल सकती है। पोलैंड के बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना जरूरी है। पोलैंड में आपको कम से कम 3 से 4 लाख बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना होता है। अगर पहले आपका बैंक सर्टिफिकेट भी चल जाता था, लेकिन अभी आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है, उसमें आपको वीज़ा चांस ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं क्रोएशिया अपडेट के बारे में। क्रोएशिया में अब अपॉइंटमेंट की बात करें तो सबसे पहले कुछ टाइम से अपॉइंटमेंट ब्लॉक हो रखी थी, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद अभी मिलना चालू हो गई है। क्रोएशिया में इंडिया में VFS के 6 सेंटर है, उसमें आप कोई भी जोन में जाके आप फाइल सबमिट कर सकते हैं। अगर क्रोएशिया की सैलरी की बात करें तो क्रोएशिया की सैलरी 1 जनवरी 2023 से इंक्रीज हो गई है। वो मिनिमम 12.5% से अभी 7000 यूरो हो गई है। क्रोएशिया का वर्क परमिट का पहले प्रोसेस होने में 3 महीना हो जाता था, लेकिन अभी शेनेगन में ऐड हो जाने की वजह से 4 से 6 महीने लग रहे हैं। क्रोएशिया का वर्क परमिट पहले 30 दिन में आ जाता था, लेकिन अभी 90 से 120 दिन भी लग रहा है। क्रोएशिया का पहले वीज़ा स्टैंपिंग का 15 दिन में हो जाता था, लेकिन अभी 45 डेज के भी ज़्यादा लग रहा है। बात करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले VFS के बारे में बात कर लेते हैं। तो VFS होता क्या है? VFS का मतलब है वीज़ा फैसिलिटी सर्विस। उसका काम है आपकी फाइल को कलेक्ट करके एम्बेसी तक पहुंचाना। पहले एम्बेसी में डायरेक्ट फाइल सबमिट करनी होती थी, तब आपका ज़्यादा टाइम लग रहा था और लंबी लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा था। इसलिए अभी VFS सर्विस सेंटर आ जाने के बाद ये प्रोसेस स्मूथ हो गई हो और जल्दी भी हो रही है। आप जब भी VFS में जाते हैं तो आपको चेहरे पे भय नहीं होना चाहिए, आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस होके जाना चाहिए। आपको जब आप VFS में जाते हैं उसके पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और आप
आपको अपने एकोमोडेशन के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए और आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस होके आपको जाना चाहिए। और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में डेट ऑफ अराइवल, इंश्योरेंस का डेट, डमी टिकट, उसका डेट, ये सारी डिटेल आपको अच्छे से याद करके फिर आपको जाना चाहिए। और आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी रखनी है, आपको टी शर्ट पहन के नहीं जाना है, वहाँ आपको प्रोफेशनल ड्रेसिंग में जाना है और अच्छी प्रोफेशनल शर्ट, पैंट शर्ट, शूज़ और अच्छी हेयर कटिंग, ग्रूमिंग करके जाना है। आपको फर्स्ट इम्प्रेशन होगी, वही आपको मोस्ट और इम्प्रेशन रहती है। बीएफएस ऑफिस में जो कोई सवाल करे तो उसका आपको उत्तर देना है, आपको उसका क्वेश्चन का इग्नोर नहीं करना है और झूठे भी नहीं देना है जवाब। आप जो भी माहिती दोगे वो सच्ची होनी चाहिए। वो माहिती आपके जो वीज़ा ऑफिसर रहता है वो रीचेकिंग करते हैं, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट में जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर देना चाहिए। सेकंड बात करते हैं पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम चेंज है तो आपको पहले उसको अपडेट करवाने के बाद ही आपको फाइल सबमिट करना है। अगर आपका पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो आपको उसमें सरनेम अपडेट करवाने के बाद ही आपको फाइल सबमिट करना है। पासपोर्ट में आपका डैमेज हो गया है तो उसको रिन्यू करवाने के बाद ही आपको फाइल सबमिट करना है। और पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 2 साल की तो होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको उसको पासपोर्ट का रिन्यू करवाने के बाद ही आप फाइल सबमिट करो। अब बात करते हैं पीसीसी के बारे में। तो पीसीसी आपको विस्ट एपोस्टाइल चाहिए, वो भी क्रोएशिया के लिए। पोलैंड में नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर आपका पीसीसी आप जब लास्ट में 1 साल काम कर रहे हो वहीं से आपको पीसीसी बनाना है और आपका पीसीसी फाइल सबमिशन डेट के तक वैलिड होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा उस डेट से ज़्यादा पासपोर्ट की वैलिडिटी 90 डे होनी चाहिए। जब भी आप फ्लाइट आइटिनरी रिजर्वेशन करवाते हो तब इंश्योरेंस और डमी टिकट की डेट सेम होनी चाहिए। और फाइल सबमिट करने के बाद आपको सबमिशन डेट के उसके बाद आपको 45 या 50 दिन का रिजर्वेशन करवानी है। जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हो तो उसको ध्यान से करना है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हो रही तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। ये आपका ऑनलाइन होता है, इसलिए आपको बिना मिस्टेक किए, बिना ब्लैक छोड़े आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना है। आप अपना वीज़ा का स्टेटस कैसे चेक करते हैं तो आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में स्टेटस आप उनका ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर उसकी हेल्पलाइन पे आप कॉल करके भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आपको उसका रेफरेंस नंबर और रिसीप्ट नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर फिल करके आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, आभार।